हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो जीपी को अंडरस्टैंड करने के बाद, उसको नेचर में एक्सप्लोर करने के बाद, अब बारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की, डीप डाइव करने की और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की, जहां पर हम और ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, उसको रीड करना एंड देन उसके बाद आगे फिर आप कंटिन्यू करना। और हो सके, ठीक है, हो सके क्या, आप खुद पहले उस वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करो क्वेश्चन को एंड देन उसके बाद उसके वीडियो सोल्यूशन को आप देखो। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो हम जीपी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा कि अगर इन अ जीपी इफ द m प्लस nth टर्म इज p। ठीक है, तो यहां पर जीपी का m प्लस nth टर्म यानी कि टर्म m प्लस n, ये आपको गिवन है, ये गिवन है आपको p एंड टी m माइनस n टर्म जो गिवन है दैट इज योर q। ठीक है, वो आपको q गिवन है, तो आपको बताना है टी m टर्म क्या होगा। ठीक है, अब देखो, हम जब भी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं ना, और जब देखो, एक तो होता है याद करना, एक होता है एक्सप्लोर करना। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पुरानी कुछ बातें याद आती रहती हैं। ठीक है, लेकिन याद किया होता है तो एक्चुअली में हम मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें हम भूलना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं वापस से अपने एपी वाले लेक्चर में जाऊं, वहां पर हमने एक चीज एक्सप्लोर करी थी कि यार, अगर एक मेरे पास एक टर्म है, मान लो T5 टर्म है। ठीक है, अगर मैं इससे मान लो 4 टर्म्स आगे जाता हूं यानी T9 पे और 4 टर्म्स पीछे आता हूं T1 टर्म पे, तो यहां पर मैंने क्या देखा था, अगर इसकी वैल्यू कैपिटल ए लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस 4d एपी के अंदर। सिमिलरली अगर आप यहां पर सेम चीज को देख पा रहे हो, अब शायद आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर m टर्म से मैं मतलब nth टर्म है, उससे मैं n टर्म्स आगे जाऊं तो मैं टी एम प्लस एन पे पहुंच जाऊंगा, और n टर्म्स पीछे जाऊं तो टी एम माइनस nth टर्म पर पहुंच जाऊंगा। अब ये हुआ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर टी एम टर्म मेरे पास a है, वही मुझे फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि टी एम टर्म जो कि ए है, इससे अगला टर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाई आर, उसके आगे वाला टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो टीएम के बाद पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाई आर की पावर n। ठीक है, nth टर्म के बाद जो n टर्म्स आ रहे हैं वो हो जाएगा ए आर एन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि आपके पास एक कॉमन रेशियो होता है। तो अगर ये a है, कॉमन रेशियो r है, तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो देखो क्या बन जाएगा, a अपॉन आर। अब ये आ गई हमारी एक, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई और ज्यादा लर्निंग लेने की कि अगर ये टर्म ए है तो उससे आगे वाला टर्म क्या होगा, ए बाई आर। क्यों? क्योंकि अगर आप ए को ए बाई आर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आर। अब जिस इससे आगे वाला टर्म क्या होगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर। इससे आगे वाला टर्म क्या होगा, ए अपॉन में आर क्यूब। तो टीएम से एक टर्म पहले आर की पावर 1 है, दो टर्म पहले आर की पावर 2 है, तीन टर्म पहले आर की पावर 3 है, तो एन टर्म्स पहले क्या होगा, इसी तरीके से हम डॉट डॉट करें तो ए अपॉन में आर की पावर एन आ जाता है। एंड अब यहां पर हम देखें तो मेरे पास है ये वाला टर्म, क्या है, ये वाला टर्म है टी एम प्लस एन, और ये वाला टर्म कौन सा है, टी एम माइनस एन। सो फाइनली टी एम प्लस एन, अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इस फॉर्म में लेता हूं जिसमें मैंने टी एम को ए ले लिया है, तो मेरे पास टी एम क्या है, ए, जो कि मुझे पता नहीं है। ये टी एम प्लस एन क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन, और क्यू हो जाएगा ए अपॉन में आर की पावर एन। ठीक है, अब इससे हमें देखो एक क्लियर कट लीड मिल रही है और एक क्लियर कट बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या है कि अगर मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां आर की पावर एन देखो ए से प्रोडक्ट में है और यहां पर डिवीजन में है, जस्ट मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, यानी कि P मल्टीप्लाई Q करने से मेरे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई आर की पावर एन मल्टीप्लाई A अपॉन में आर की पावर एन, ये डिवाइड होकर बन गया 1। तो इसीलिए क्वेश्चन को अब इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको जो टर्म फाइंड करना है उससे n नंबर ऑफ टर्म्स आगे जाओ और n नंबर ऑफ टर्म्स पीछे जाओ। तो यानी कि इस तरह से एग्जामिनर के ब्रेन को भी हम रीड कर पाए कि इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को बना रहा है, और इसी चीज से हमारा क्वेश्चन देखो इजीली सॉल्व हो रहा है। और मुझे फाइनली क्या मिलता है, ए स्क्वायर, और ए क्या है, ए आपका nth टर्म है। सो अगर ए स्क्वायर मेरे पास पी क्यू के इक्वल है, देन ए मेरे पास अंडर रूट ऑफ पी क्यू हो जाएगा, जो कि टी एम टर्म आ गया, एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व। सो देखो, जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर उस क्वेश्चन के जरिए और ज्यादा नॉलेज लेनी है, प्लस एग्जामिनर के माइंड को भी हम समझ पा रहे हैं कि भाई देखो वो इन द सिलेबस ही रहता है, बस वो उसके सोचने के तरीके को हमें समझना है। क्वेश्चंस के जरिए हम इन्हीं पार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड सी ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो यानी कि क्वेश्चंस यहाँ पर अगेन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो इसमें जो ऑप्शन बनता है आपका वो बनता है ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है तो आप रीड करो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए आई ट्रिपल ई 2007 से, ए आई ट्रिपल ई यानी कि जेई मेंस। ठीक है, तो इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन consisting of positive term, each term equals the sum of next two terms, then the common ratio of this progression equals। ठीक है,
पहले तो इसकी इंग्लिश को पढ़ो स्लोली एंड देन उसके बाद उसको फील करो एंड देन उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो। आपके पास यहां पर कह रहे हैं कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें पहले जो ईच टर्म, जो भी टर्म आप सेलेक्ट कर रहे हो वो टर्म जो है वो इक्वल है सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स के। यानी कि अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेता हूं ए, अगला होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर डॉट 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 सो ऑन। तो अगर मैं यहां पर ये वाला टर्म पकड़ूं, ठीक है, तो ए आर इज इक्वल टू अगले दो टर्म्स यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब के इक्वल होगा। कोई भी दो टर्म, कोई भी एक टर्म पकड़ोगे वो अगले दो टर्म्स के सम के इक्वल आ रहा है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी है। तो अब ये परिस्थिति है, ठीक है, तो इस परिस्थिति को बस अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ए कॉमन, ए है, यहां पर आर है, यहां से ए आर मैं कॉमन ले सकता हूं, ए आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और यहां पर बन जाएगा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। सो ए आर कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, यहां पर आएगा आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 1। सो फाइनली आई गेट आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो कॉमन रेशियो अब मैं यहां से निकाल सकता हूं। और आई गेस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैं कॉमन रेशियो इजीली निकाल लूंगा। वो आएगा मेरे पास आर विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। और यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोली गई है, पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, तो अब देखो -1 प्लस √5 माइनस भी आएगा यहां पर 2। तो अगर मैं -√5 लेता हूं तो कॉमन रेशियो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव कॉमन रेशियो मतलब अगर यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है, सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हैं। तो इसलिए आपसे √5 आप लोगे √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस वाले आर को लोगे एंड यही आपका, सॉरी √5 माइनस 1। ठीक है, और √5 जो है 1 से बड़ा होता है तो इट मींस ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। सो दिस इज योर कॉमन रेशियो। तो यहां पर जो आंसर है वो है मेरा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। वो भी आपका AIEEE से है जो नेक्स्ट ईयर आया था। नेक्स्ट ईयर आया था, क्वेश्चन को रीड करो। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड अप टू 12। ठीक है, पहले दो टर्म को जब आप ऐड करते हो तो वो 12 बनाते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। ठीक है, यानी कि मैं चार टर्म्स ले लेता हूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 48। ठीक है, मुझे मिलेगा 48। इफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इस तरीके से है, देन द फर्स्ट टर्म इज, यानी कि आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऐसे जीपी को ऑब्जर्व करने की जिसमें एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अगर मेरे आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लॉजिकली सोचो, आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेट से ए मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव होंगे। बट अगर आर आपका नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ए नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, ए नेगेटिव है और आर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आएगा। इट मींस कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, इफ आर इज पॉजिटिव देन ऑल टर्म्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ऐसा क्यों? अगर ए नेगेटिव है तो सारे टर्म्स आपके नेगेटिव होंगे, ए पॉजिटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। बट इफ आर इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, देन टर्म्स आर अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तब एक टर्म पॉजिटिव होगा तो अगला टर्म आपका नेगेटिव होगा। क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो हमें यहां पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, यानी आर की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी होगी। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन के जरिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त करी और इस चीज को भी हमने स्टडी कर लिया थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हाँ ये रहा, तो मेरे पास ये कंडीशन है कि ए प्लस ए आर इक्वल्स 12, तो ए कॉमन लूंगा, 1 प्लस आर इक्वल्स 12 आ गया। जो दिख रहा है वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल्स 48। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 48। तो अब मुझे 1 प्लस आर, ए और ए यहां पर नजर आ रहा है। तो द बेस्ट पार्ट इज कि इस चीज को यहां उठा के लाओ और डिवीजन में कर लेते हैं। तो ए 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 12, तो ये कट गया, ए से ए कट गया, तो मेरे पास आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 चौके 48। तो यहां पर आ जाएगा 4, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, देन आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 2
एंड आपको आर कौन सा लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो अब आप आर लोगे आर इक्वल्स -2, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ए निकालना है। सिंपली पहले वाले पार्ट में चले जाओ, ए 1 - 2 = 12, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 = 12, तो ये आ गया a इज इक्वल टू -12। तो यहां पर ऑप्शन बनता है आपके लिए बी ऑप्शन, जो कि है -12, एंड दिस इज योर राइट आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन पर है, आप देखो, फिर मैं बुक में से देखता हूं। हाँ, ये है क्वेश्चन आपका मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज 1995, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, एनआईटी प्रयागराज, जो कि आज के टाइम पे आप इसको जेई मेंस का क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे द 4th, 7th एंड 10th टर्म, ठीक है। अब 4th है, 7th है और 10th टर्म है, इसका मतलब 7 टर्म को देखो तो 7 में से 3 गए 4, 7 में 3 ऐड किया 10, तो ये वही वाली कहानी बन रही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था, ठीक है। तो T4, T7 और T10 ये हमें गिवन है PQR, ठीक है, PQR गिवन है। देन आपके जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो भाई यहां पर अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो R लेता हूं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म Q है, ठीक है, तो यहां पर ये टर्म होगा इक्वल्स Q मल्टीप्लाई, अब यहां पे भी R लिखा हुआ है तो मैं कॉमन रेशियो को लिख लेता हूं कैपिटल R, कैपिटल आर। तो ये कितने टर्म्स की दूरी पर है, 3, तो ये क्यू आर क्यूब, और ये बन जाएगा क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, यानी कि P बन गया क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और R बन गया क्यू मल्टीप्लाई कैपिटल आर क्यूब। और अब मैं क्या कर सकता हूं, P क्यू आर में मुझे रिलेशन चाहिए, तो सिंपली इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू, P क्या है, Q अपॉन में आर क्यूब, एंड R क्या है, Q मल्टीप्लाई आर क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, ठीक है, आर क्यूब कैंसिल, और सॉरी ये PQ नहीं है, माफ करना, ये R है, PR, ठीक है। सो PR इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, देन Q विल बी इक्वल टू अंडर रूट PR। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, अच्छा अंडर रूट में आंसर नहीं दिया है, आंसर दिया है आपको उसमें स्क्वायर में दिया है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PR, यानी कि B इज द राइट आंसर। आंसर तक पहुंचना कोई मुश्किल काम है नहीं, अगर हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते जा रहे हैं आंसर तक पहुंचना इज वेरी इजी, ठीक है। बट हाँ, फॉर्मूले याद करके जाएंगे तो हमेशा डिफिकल्टी आएगी, और ये बात आप फील जरूर करना। और आप शायद ये बात, अगर पहले आप कभी क्वेश्चन फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन करते थे तो यही सब क्वेश्चन कितने हार्ड लगते थे, बट एक्चुअली में दे आर वेरी इजी अगर हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते आगे जाते हैं तो, ठीक है। चलो अब हाँ, अब आते हैं आपके वो क्वेश्चन जो दिखने में मतलब कहते हैं ना थोड़े स्पाइसी से, तड़कते भड़कते होते हैं, लेकिन होते असल में आसान से हैं। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, x² - 3x + a = 0। इनके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा। अगला क्या दिया हुआ है, एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ x² - 12x + b = 0। इनके जो रूट्स हैं वो हैं लैम्डा और यहां पर डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो अब बढ़ते हैं, अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा अगर ऑर्डर में रखा जाए फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यानी कि अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा ये एक इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी मतलब बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी, लैम्डा की बीटा से बड़ी, डेल्टा की लैम्डा से बड़ी, ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी बना रही हैं, ठीक है। देन आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देन ए इक्वल्स एंड बी इक्वल्स, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन देख के लग सकता है फर्स्ट टाइमर के लिए कि यार क्या ही दे दिया है ये, लेकिन अब सोचो कि यार ये इन द सिलेबस है प्लस डुएबल रेंज में है। अब देखा जाए तो इसने रूट्स की बात करी है, और यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो इस क्वेश्चन से, ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये अगर आप सारे रूट्स को सीक्वेंस में रखते हो अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा के फॉर्म में तो ये जीपी बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर जो चीज मैं इकट्ठी कर पा रहा हूं कि अगर ये जीपी है तो पहला रूट तो अल्फा ले लो, दूसरा रूट अल्फा आर ले लो, तीसरा रूट जो होगा वो अल्फा आर स्क्वायर ले लो, और अगला रूट अल्फा आर क्यूब ले लो, क्योंकि ये जीपी है तो वो इस चीज को फॉलो करेगा, यानी ये बीटा है, ये लैम्डा है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा, ये लो एरो भी लगा देते हैं हम लोग यहां पर, ये रहा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि यार यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। 11th ग्रेड के बच्चों ने शायद 11th में अभी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना किया हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही है, और वहां पर हम जानते हैं कि जो ये रूट्स आते हैं
इनको अगर आप सम करोगे तो वो होते हैं माइनस बी, ये क्या होता है प्लस बी यहां लिखा है, और यहां पर ए है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पे मैं अगर माइनस ऑफ माइनस बी करूं तो -3 आता है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू यहां पर क्या है 1, सो दैट इज इक्वल टू +3। मेरे पास एक चीज तो ये आ गई, और दूसरी चीज क्या आ गई, लैम्डा प्लस डेल्टा इक्वल्स सिमिलरली वो आ जाएगा 12। ठीक है, आप देखो जो पहले क्वेश्चन आप कर चुके हो ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया। कैसे, अल्फा प्लस अल्फा आर, बीटा की जगह अल्फा आर लिखा, दैट इज 3, अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 12। ये देखो अगर देखा जाए तो शायद ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, इसमें से अल्फा कॉमन लेंगे 1 प्लस आर 3 के बराबर, और इसमें से इस वाले पार्ट में से अल्फा आर कॉमन लूंगा, आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस आर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12, एंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस आर कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, और यहां पर आ जाएगा 4, तो आर स्क्वायर इक्वल्स 4, आर इक्वल्स प्लस माइनस 2। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 आ गई। तो अब यहां पर आर की वैल्यू जैसे मैंने निकाल ली, तो मैं पहले पार्ट से अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा 1 प्लस, ठीक है, मैं यहां पे आर की वैल्यू +2 लेता हूं, दैट बिकम्स 3, तो अल्फा 3 इज इक्वल टू 3, देन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई, और आपको बताना है ए और बी की वैल्यू। तो अल्फा अगर 1 है, आर की वैल्यू 2 है, तो बीटा क्या होगा मेरे लिए, ठीक है, अल्फा 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 है, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड डेल्टा आ जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब दैट इज 8। तो ये बन गया आपके पास 1 2 4 8। ठीक है, एंड अब बारी आती है आपका ये निकालने की, ए और बी निकालने की। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए होता है, और यहां पर सी क्या है, ठीक है, यहां पर सी क्या है, यहां पर देखो ए दिया हुआ है, ए अपॉन 1, एंड दूसरे में लैम्डा डेल्टा इज बी अपॉन 1। तो अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा क्या है आपके पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 विच इज 2, जो कि ए के बराबर है, एंड लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा जो कि है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 32। तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 32। तो कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। देखो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, आप इसको लेंदी बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन में, बट उतना भी लेंदी नहीं है, अगर एक्सप्लेनेशन के पार्ट को हटा दें तो ये 3 मिनट्स के अंदर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, जो कि है आपका ये रहा। हाँ, ये भी आपका एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब डरावना लग सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, जो कि गिवन है आपको 3 - 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2n। ठीक है, ये दिया है। अब आपसे पूछा गया है आपको कॉमन रेशियो बताना है, r कितना होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को देखूं, ठीक है, मैं सोचना स्टार्ट करूं, तो Sn का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर ये जीपी का सम है तो वो ऐसे निकाला गया होगा, और उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ पार्ट को अलग करके इधर उधर करके ऐसा बना दिया गया है, यानी कि ये चीज यहां से आई है, ठीक है, यहां से चल के यहां आई है, तो हमको ठीक उसका रिवर्स करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं, तो मुझे r की पावर में n चाहिए, यहां 3 की पावर n प्लस 1 है, तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि 3 है, 3 की पावर n प्लस 1 है, तो इसको मैं कर सकता हूं, अगर मुझे पावर n चाहिए तो मैं 3 की पावर n जो प्लस 1 में है उसको 3 लिख देता हूं मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई 4 की पावर, ठीक है, 2n। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, 3 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे ये बन गया 1 माइनस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2n। अब मैंने कहा यार ये 2n परेशान कर रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 4 टू द पावर 2n की जगह मैं यहां पर ले लेता हूं 4 स्क्वायर टू द होल पावर n। ठीक है, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 2n है तो 4 स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर हो जाएगा आपके लिए 16, तो यहां पर 16 लिख दिया मैंने। ठीक है, बट अभी भी ये 1 माइनस आर एन जैसा दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर नहीं आया है, तो अगर मैं इसको आर मानूं तो 1 माइनस 3/16 कर दूं, तो अगर मैंने ये डिवीजन में किया है तो मुझे ये मल्टीप्लाई भी करना होगा 1 माइनस 3/16। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3 इज 13। ठीक है, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 13/16, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 3/16 टू द होल पावर n, 3 की पावर n 16 की पावर n, तो ये बन गया 3/16 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/16।
ठीक है, और अब देख सकते हो आप कि ये एग्जैक्टली इसके जैसा सिमिलर लुकिंग है। तो अगर ए पूछा जाए तो ये रहा, आर पूछा जाए तो 3/16 रहा। तो आपसे तो सिर्फ आर पूछा गया, आर इज 3/16। सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज ए, तो ए बन जाएगा आपके पास 39/16। एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो ये हमसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो है 3/16, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ए क्या है, तो 39/16 इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो इजी एंड सिंपल। तो अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगेन लुक वाइज डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत ही आसान। हम हर वैरायटी के क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आपको इन्हीं वैरायटीज के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली कर पाओगे। इन केस कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो प्लीज उसको डू सेंड अस ऑन एप्लीकेशन, हम उसको एक्सप्लोर करके रिजल्ट तक पहुंचेंगे, फॉर्मूला वाले वे में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर ए बी सी आपके जीपी में है एज पर द क्वेश्चन, देन द एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहां पर गिवन है ए बी सी आर इन जी पी। ठीक है, ये जीपी में है। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, और चारों ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो, इसको मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सपेक्टिव से करना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आप भी एज अ सेल्फ स्टडी में किस तरह से करो तो आपको समझ आए। अब जीपी को लिखने का मेरा जो कॉमन स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि ए को तो मैं ए लिख देता हूं, बी को लिख देता हूं ए आर, और सी को लिख देता हूं ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये करूंगा, और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे पुट करूंगा, यहां पे पुट करूंगा, और फिर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूं यहां पर, और वो क्या है कि मैं इस जीपी को इस तरह भी ले सकता हूं, ए बी और सी। मैं मिड वाले टर्म को ले लेता हूं एज इट इज बी। ठीक है, कॉमन रेशियो मैं यहां पे आर लेता हूं, तो ये बन जाएगा बी आर और ये बन जाएगा बी अपॉन आर। तो इस तरह से भी मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके अप्लाई कर सकता हूं। जो वाला रास्ता मेरे को जल्दी रिजल्ट देगा मैं आगे फॉर्चुनेटली उस रास्ते को प्रिफर करूंगा। ठीक है, तो चलो इस रास्ते से करके देखते हैं एक बार। तो अगर मैं ये लेता हूं तो ये तो बन गया ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी बन जाएगा ए स्क्वायर आर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 में a³ प्लस 1 में a³ r³ प्लस 1 में a³ r6। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखूं यहां से तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, ये बन जाएगा a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई r टू द पावर 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a³ कॉमन है, तो a³ मैंने बाहर लिया, यहां पर आया 1 + 1/r³ प्लस 1 में r6। ठीक है, और हमेशा एक बात मैंने ऑब्जर्वेशन से सीखी है कि भाई एक बार में एक ही चीज सिंप्लीफाई करो, दूसरे पार्ट को लगे हाथ सिंप्लीफाई मत किया करो, क्या पता डायरेक्ट आंसर कुछ मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये बन जाएगा a³। सो यहां पर आता है a³ r6। अब इस a³ r6 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 1/r³ प्लस 1/r6। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा a³ r6 प्लस a³ r³। r6 है डिवाइड बाई r³ है तो r3 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा a³। सो a³ है। अब इसको मैं देखूं तो ये बन जाएगा ar का होल क्यूब प्लस a³ प्लस ये देखो ये ar स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, व्हाट इज a³, तो a³ रह गया। अब ये क्या है, ar क्या है, b है, तो a³ लिख लेता हूं पहले, फिर इस वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूं b³, और ar स्क्वायर क्या है c, तो ये बन जाएगा c³ एंड यू आर डन। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन इक्वल है a³ प्लस b³ प्लस c³ के, और यहां पर ये चीज गिवन है ऑप्शन बी के अंदर, दैट इज योर राइट आंसर। अब आप लोगों के लिए टास्क, आप लोग इसको बी आर और बी अपॉन आर लेके सॉल्व करो और देखो क्या आपके पास भी सेम रिजल्ट आता है। डेफिनेटली आएगा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से किया हुआ है, इस तरीके से आपके सामने फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, तो देखो दोनों तरीके से, क्योंकि रास्ते दोनों सेम ही हैं, बस ये हो सकता है कि कोई एक लंबा हो कोई एक छोटा हो, बट इस केस में दोनों लगभग बराबर ही हैं। ठीक है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट बराबर है, बात तो वही हुई ऑलमोस्ट और लगभग में। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये है आपका आईआईटी से, आईआईटी 1998 से। ठीक है, 1998 का क्वेश्चन है। एज पर द क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के दिखाया गया है। समेशन फ्रॉम n = 1 से लेकर 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। ऑब्जर्वेशन का रास्ता चुनो और देखो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। i = √-1, तो यहां पर ये चीज किसके इक्वल है ये हमें बताना है, और ये तो हमें पता ही है कि i आपका आयोटा है। ये क्वेश्चन है आईआईटी 1998 से, ऑप्शन है i, i-1 -i 0। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है,
लिखना स्टार्ट करो। n की वैल्यू 1 है तो i1 प्लस आई स्क्वायर, जब n की वैल्यू 1 ले, ठीक है, प्लस अगला n की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, प्लस n की वैल्यू ब्रैकेट बना लेता हूं ताकि मुझे क्लियर रहे, देन आई क्यूब प्लस आई फोर प्लस आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। n की वैल्यू जब 13 लूंगा तो यहां आएगा i13 प्लस i14, ठीक है, यहां तक ये सीरीज जाएगी। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही वो की है जो रिजल्ट तक पहुंचाएगी। आई स्क्वायर 2 बार, आई क्यूब 2 बार, आई फोर 2 बार, आई फाइव 2 बार, आई सिक्स 2 बार, आई सेवन भी 2 बार। इसी तरीके से इसमें क्या आएगा, एन जब आप 12 लोगे तो 12 i12 प्लस i13 आएगा, i13 2 बार, ये अकेला है और ये अकेला है, तो जो दो चीजें अकेली हैं उनको बाहर ले आओ, i1 प्लस i14 को बाहर ले आओ, और उसके बाद आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई फोर, आई फाइव से लेकर i13 तक सब 2 बार आए हैं, तो यानी कि 2 टाइम्स 2 सब में से कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई फोर प्लस आई फाइव प्लस डॉट 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 i13, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखते हैं यहां पर ये क्या है, ये जीपी है, आई है, आई क्यूब है, आई फोर है, आई फाइव है, आई क्यूब अपॉन में आई स्क्वायर, आई आएगा कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू इसके लिए क्या आ गई, आई। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू क्या आ गई, आई, और ए की वैल्यू क्या आ गई, आई स्क्वायर। तो यहां पर जो एस एन आएगा, ठीक है, टर्म्स देखो 2 से लेकर 13 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल टर्म्स यहां पर कितने बन रहे हैं, 11, ठीक है, 13 माइनस 2 प्लस 1, 12 टर्म्स बन रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 टर्म्स बन रहे हैं। जब आप टर्म्स को काउंट करोगे इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली में फिंगर्स के जरिए आप ऑब्जर्व करो एक बार और इस चीज को डिस्कवर करो कि अगर यहां पे 13 लिखा है, यहां 2 लिखा है, तो ये 13 माइनस 2 11 नहीं होगा, 13 माइनस 2 प्लस 1 होगा, यानी कि 12 टर्म्स होंगे। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। चलो, तो एस एन क्या बन जाएगा, ए क्या है मेरे पास, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस आर क्या है, आई टू द पावर एन आएगा जो कि 12 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, ठीक है, सिंपल। आई टू द पावर 12 को हम सॉल्व करते हैं, आई टू द पावर 12 ये किसके बराबर होता है, ठीक है, आई टू द पावर 12 इज आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा आई टू द पावर 4 मल्टीप्लाई आई टू द पावर 3, ठीक है, ये बन जाएगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई मैंने लिखना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा पावर 3, ठीक है, गलती से लिख दिया था। तो आई टू द पावर 4 होता है 1, 1 की पावर 3 इज 1, ठीक है, तो यहां पर देखो i12 की वैल्यू आ गई 1, और उसी के साथ हमारा गेम यहां पर ओवर हुआ कैसे, 1 माइनस 1 आ गया। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस बिकम 0, तो इस पूरे का सम क्या है, 0, 2 मल्टीप्लाई 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो बचा क्या, शांति से i1 प्लस i14, ठीक है, तो i टू द पावर 1 प्लस i टू द पावर 14 दैट इज i टू द पावर 1 i हो गया, और i टू द पावर 14 को देखूं तो भाई i12 तो अभी निकाला ही है, i12 क्या है 1 है, तो i14 क्या होगा, i12 प्लस 2, तो ये बन जाएगा i12 डॉट आई स्क्वायर, i12 की वैल्यू है 1, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो i14 आ गया -1, तो यहां पर ये हो जाएगा i14 सिंपली -1, तो i -1 इज द राइट आंसर। आईआईटी का क्वेश्चन यानी कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन, i -1 क्वेश्चन सॉल्व, इजी एंड सिंपल। कोई ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन है, i -1 क्वेश्चन देखो आपका इजीली हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा स्पाइसी बनाने का क्वेश्चन किया गया है, एआई ट्रिपल यानी जेईई मेंस में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के भी थोड़े से ऐसे स्पाइसी से क्वेश्चन होते हैं, तो ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखो तो यहां पर लिखा है कि अगर x, हाँ अब इस क्वेश्चन के अंदर ना HP लिखा हुआ है, HP वो आपके सिलेबस से कट चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, बट लर्निंगली जा सकती है। तो मैं एक लेक्चर में तो मैंने दिखाया ही था कि HP क्या होता है, बट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, HP होता है अगर आपके पास एक सीरीज है A, ठीक है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस सीरीज को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हो, बट 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2D डॉट 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 सो ऑन, इसको आप बोलते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ऐसी सीरीज, मतलब सीरीज के टर्म्स अलग अलग रहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो बन जाता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये HP है क्योंकि ऑप्शन में है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, एज पर द क्वेश्चन यहां पे गिवन है समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, a टू द पावर n, यानी a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 से लेकर a की पावर इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और y भी ऐसे दिया है b की पावर n, और z भी ऐसा दिया है c की पावर n, यानी कि एक सॉल्व करो बाकी सेम टू सेम आपको आंसर मिलेंगे। तो भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 ऑल द वे टू a की पावर इंफिनिटी,
ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट वाला सम करना है हमें। ठीक है, अब यहां पर क्या गिवन है, और हमें ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन 1। यानी कि अगर मैं इस जीपी को देखूं तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, ए अपॉन 1 यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में ए यानी कि ए, कॉमन रेशियो क्या है ए, तो आर की वैल्यू क्या है ए इस वाली सीरीज के लिए, और वो लेस देन 1 है। ठीक है, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इस केस में एस एन क्या हो जाएगा, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, अब पहला टर्म क्या है, यहां पर पहला टर्म है मेरे लिए ए टू द पावर 0, यानी कि ये बन गया 1, और कॉमन रेशियो क्या है मेरे पास, आर क्या है ए, तो एस एन बन गया 1 अपॉन में 1 माइनस ए, तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन में 1 माइनस ए। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस ए, तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं y विल बी 1 माइनस बी, z विल बी 1 अपॉन में 1 माइनस सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें कितनी बातें प्रीवियस लेक्चर जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है उनकी बातें याद हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ए बी सी आपके एपी में है, ए बी सी आपके एपी में है, तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हमने ऑब्जर्व किया था अगर ए बी सी आपके एपी में है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी ये भी एपी में होगा, और अगर एक कांस्टेंट टर्म सब में ऐड कर दिया जाए तो वो भी आपके क्या होंगे, एपी में होंगे। तो यानी कि 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी ये आपके किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये तीनों क्या है आपके एपी में है। और 1 अपॉन एपी, ठीक है, जब एपी वाली सीरीज को रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स तो वो क्या बन जाते हैं, एचपी बन जाते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड ये बन गया आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इस ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, आज के टाइम पे नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट नो डाउट्स क्या पता दे भी दें, बट इसके चांस ऑलमोस्ट 0 है। बट स्टिल हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यार ऑब्जर्वेशन का रास्ता हमारी पढ़ाई को कितना आसान बना रहा है, ऑब्जर्वेशन का रास्ता हमारी पढ़ाई को आसान बनाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में लगता है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते जाएं, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करें, तो वो दिखने वाली चीज भी इजीली ट्रांसफॉर्म की जा सकती है सिंपलेस्ट क्वेश्चन के अंदर, और सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। इट जस्ट क्वेश्चंस आर जस्ट अ सिनेरियो, क्वेश्चन मात्र एक परिस्थिति होती है जिससे हमें जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उस ज्ञान के जरिए कम्युनिकेट करना है। जवाब तक वो क्वेश्चन, जब आप उससे बात कर रहे होगे, मैथमेटिक्स के जरिए कम्युनिकेट कर रहे होगे, वो खुद ब खुद आपको जवाब तक पहुंचा देगा, और जवाब कभी भी इधर उधर नहीं आएंगे, एग्जैक्ट उसी ऑप्शन पर आपको लेके जाएगा जो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इन केस आता है तो प्लीज एप्लीकेशन पर हमको उसको सेंड करना। यूट्यूब पर वो ऑप्शन नहीं होता है कि आप फोटो सेंड कर सको, बट एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और बेस्ट पार्ट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री, एड फ्री पढ़ाई आप वहां पर कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज सीक्वेंस में मिलेगा। और हम वहां पर ऐसे टेस्ट भी डाल रहे हैं जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, एक रेस को नहीं। उसके लिए तो दुनिया टेस्ट ले ही रही है, 50 टेस्ट अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, एकदम भंडार लगा हुआ है, तो उस टेस्ट की कमी नहीं है। आज के टाइम पे उन टेस्टों की कमी है जो हमारी नॉलेज को टेस्ट करे, और उन टेस्ट के जरिए हमें अपॉर्चुनिटी मिले और ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने की, क्योंकि यकीन मानो इन दी एंड आपको चाहिए नॉलेज, वो नॉलेज ही आपको सक्सेसफुल बनाती है, ये मार्क्स और डिग्रीज आपको कामयाब नहीं बनाते हैं। नॉलेज इतनी लो कि आईआईटी ही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचे एडमिशन लेने के लिए। बात को समझो, मतलब आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए मैं इतना पागल हो रहा हूं, लेकिन मैं अगर पागल होना ही है तो नॉलेज के पीछे हूं कि आईआईटी का पेपर भी मेरे लिए एक सिंपल सा एक टास्क बन के रह जाए, और मैं आराम से उस एग्जाम को दूं और वहां पर जाके पढूं। अपने सपने को अचीव करना मेरे लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आईआईटी उसका पार्ट होना चाहिए। ये ड्रीम बिग, ठीक है, बड़ा ड्रीम करना कोई भी बुरी बात नहीं है, यू मस्ट ऑलवेज ड्रीम बिग, और उस ड्रीम को अचीव करना, ये इसके लिए सही राह चुननी जरूरी है। आईआईटी के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, आईआईटी भाग के आपके पीछे आएगा, ये बात याद रखना। बिकॉज when you have the knowledge you will do the correct answer, you will get to the correct answer, और जब आप सही आंसर करोगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे, और जब मार्क्स आएंगे तो आईआईटी आपको क्यों मना करेगा अपने कैंपस में आने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।